ताइवान ईस्ट और साउथ चाइना सी जहाँ मिलते हैं वहाँ लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड। अगर लैंड मास की बात करें तो ये इंडिया के स्टेट केरल के बराबर है। पर वहीं अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी के कंबाइंड जीडीपी से भी ज़्यादा। एक ऐसा देश जिसे वर्ल्ड की सिर्फ 12 देश ही रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए कंट्री, जिसमें से मोस्टली सेंट्रल अमेरिका, पैसिफिक या कैरेबियन नेशंस हैं, जिनमें से मोस्टली सब छोटे देश ही हैं। तो आइए जानते हैं इस छोटे से आइलैंड नेशन की कहानी क्या है, कैसे इसने ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई और क्यों चाइना आज भी इसे इन्वेट करने से डरता है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है आज से कई हजार साल पहले ताइवान के जो सेटलर्स थे उन्हें हम एस्ट्रोनेशियंस ट्राइबल्स कहते थे, जो चाइना के सदर्न पार्ट से यहाँ आए थे। ताइवान का मेन हिस्ट्री स्टार्ट होता है डच वहाँ आए थे। डच के आने से पहले वहाँ चाइना के मिंग डायनेस्टी का रूल था। 1622 में जब डच ने वहाँ एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाने की कोशिश की तो मिंग डायनेस्टी के फोर्सेस ने उन्हें मना कर दिया। 1624 में डच ने उस आइलैंड पे अटैक कर दिया, पर वो सक्सेसफुल ना हो पाए। पर मिंग डायनेस्टी जानती थी कि वो डच के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, सो उन्होंने प्रपोजल रखा कि आप ताइवान में ट्रेड कर सकते हैं और अपने मर्चेंट्स को मेनलैंड चाइना भी भेज सकते हैं। यहाँ से डच की एंट्री होती है फॉर्मोसा, जो कि इस समय ताइवान का नाम है। जल्दी ही ताइवान एक प्रॉफिटेबल आइलैंड बन गया डच के लिए। वो वहाँ से शुगर, मीट, हॉर्न्स आसपास के देशों को एक्सपोर्ट करने लगे और खूब प्रॉफिट कमाया। फिर 1683 में चिंग डायनेस्टी का रूल होता है। चिंग गवर्नमेंट का मानना था कि ये एक छोटा सा आइलैंड है और इस छोटे से आइलैंड पे अगर इतने सारे लोग रहेंगे तो यहाँ फ्यूचर में रिसोर्सेज को लेके एक रायोट स्टार्ट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फॉर्मोसा आइलैंड पे 50,000 लोगों को छोड़ के सबको मोस्टली चाइना में सेटल किया जाएगा। और इन रियलिटी ये प्लान काम कर गया। चिंग डायनेस्टी के 200 सालों के इतिहास में लास्ट के 20 साल अगर निकाल दे तो वहाँ कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जिससे गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी अच्छा था। फिर आता है साल 1895। ये वो समय था जब जापान विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा था। जापान यूरोपियन कंट्री से बहुत प्रभावित था। वह जानता था कि कॉलोनी बनाने से पैसा मिलेगा और पावर भी। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान ने कोरियन पेनिनसुला पे अटैक कर दिया। काफी खून खराबा हुआ और लास्ट में चिंग डायनेस्टी ने पीस समझौता साइन किया और कोरिया और ताइवान जापान को दे दिया। सही मायनों में ताइवान का इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इसी समय से हुई। रेलवे सिस्टम बनाया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, फॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। हमने पीछे देखा था कि डच ने कैसे ताइवान से शुगर केन आसपास के देशों में एक्सपोर्ट किया था, पर जापान ने इसे एक स्टेप और आगे ले गया। मैक्सिमम एरिया पे शुगर केन उगाया जाने लगा। इनफैक्ट 1939 तक ताइवान वर्ल्ड का 7th ग्रेटेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बन गया। फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें जापान की हार होती है और वेस्टर्न लाई, जिसमें यूके, यूएस, फ्रांस और चाइना भी था। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना को कंट्रोल दिया गया ताइवान का, और ये यूएस और यूके की सहमति से ही हुआ। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो चाइना में 1927 से ही एक सिविल वॉर चल रही थी, KMT कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। फिर जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया, जिससे ये सिविल वॉर कुछ समय के लिए रोक दिया गया। पर जब जापान की हार हुई तो ये सिविल वॉर फिर से स्टार्ट हुआ, जो कि 1947 तक चला। और लास्ट में KMT पार्टी के लीडर्स और उनके सपोर्टर्स वो भाग के ताइवान में चले गए और वहाँ एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया। क्योंकि सिविल वॉर के पहले KMT पार्टी का रूल था चाइना में, इसलिए वो ताइवान में रह के पूरा मेनलैंड चाइना को क्लेम करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक एरा आया कोल्ड वॉर का, जहाँ रशिया सपोर्ट कर रहा था कम्युनिज्म को, वहीं यूएस सपोर्ट कर रहा था डेमोक्रेसी को। इसी कारण से ताइवान को काफी सपोर्ट मिला वेस्टर्न नेशन से और ताइवान को रियल चाइना का दर्जा भी मिला। और इसीलिए शुरू से ताइवान को यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप दिया गया। ताइवान जैसे छोटे से आइलैंड को वेस्ट का इतना सपोर्ट मिलना चाइना को राज नहीं आ रहा था। चाइना जानता था कि ताइवान का इंडिपेंडेंट रहना उसके लिए आज नहीं तो कल सरदर्द बनेगा, और इसीलिए सन 1954 में स्टार्ट होता है फर्स्ट ताइवान क्राइसिस। चाइना एक एक करके ताइवान के आइलैंड पे सेलिंग स्टार्ट कर देती, पर अमेरिका की मध्यस्थता के बाद कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म हो जाता है, पर चाइना खुश नहीं था। चाइना 3 साल बाद यानी 1958 में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है और इस बार वो पूरे ताइवान को ब्लॉकेट लगा देता है। चाइना के नेवल शिप ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। बात इतना बढ़ गया था कि अमेरिका ने चाइना पे न्यूक्लियर बम तक गिराने का प्लानिंग स्टार्ट कर दिया था। अभी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे गिरे हुए बम से उबर ही रही थी और अमेरिका में अभी इस बात पे चर्चा चली रही थी कि क्या अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिरा के सही किया या गलत। अमेरिकी गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर था और साथ ही
अमेरिका को ये भी डर था कि कहीं यूएसएसआर खुल के चाइना के सपोर्ट में ना आ जाए और अमेरिका फिर से एक वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी बीच चाइना को ये बात पता चल जाती है और वो अपने वॉरशिप्स वापस बुला लेता है, पर अभी दोनों देशों के रिलेशन सुधरे नहीं थे। चाइना 1964 में न्यूक्लियर बम का सक्सेसफुल टेस्ट करता है। इसे देखते ही ताइवान ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट 1975 तक ताइवान ने ऑलमोस्ट न्यूक्लियर बम बना ही लिया था। 1973 से 1974 के बीच में 100 टन यूरेनियम साउथ अफ्रीका से खरीदा, पर अमेरिका को इस प्लान के बारे में पता चल गया और अमेरिका के हैवी प्रेशर के चलते ये प्रोग्राम ताइवान को बंद करना पड़ा। और उसी समय सन 1979 में यूएस ने एक लॉ पास किया जिसमें उसने कहा कि अगर चाइना ताइवान पे फोर्सफुली इन्वेड करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में रहेगा। फिर आता है सन 1988। उस समय ताइवान के प्रेसिडेंट बनते हैं ली टेंग हू। इन्हें ताइवान का फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चेंजेस किए। आगे चल के 2000 में इलेक्शन हुआ और इतिहास में पहली बार कोई नॉन केएमटी पार्टी की सरकार बनी। प्रेसिडेंट बने चेन सू बिन। इन्हें ताइवान के इतिहास में एक फेल्ड प्रेसिडेंट भी कहा जाता है क्योंकि इन पे काफी करप्शन के चार्जेस लगे और फाइनली इन्हें 2008 में रिजाइन करना पड़ा। डीपीपी की सरकार गिरने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं मा जिंग-यो, जो कि एक केएमटी पार्टी के थे। इन्होंने चाइना के साथ रिलेशन सुधारने में काफी काम किए थे। चाइना के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट की साइन किए थे और ताइवान चाइना के बीच पहली डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करवाई, पर चाइना का एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली ताइवान के लोगों ने डीपीपी को फिर से वोट दिया और 2016 में प्रेसिडेंट बनी साई इन वेन। इन्हें एक अच्छा लीडर माना जाता है, इसीलिए 2020 में इन्होंने अपना दूसरा टर्म जीता और अभी तक ताइवान की प्रेसिडेंट बनी हुई है। ताइवान का इकोनॉमिक राइज काफी चौंकाने वाला है। इसे अपने लोकेशन की वजह से काफी एडवांटेज मिले। बात करें शुरुआती दिनों की तो ताइवान में पहले एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जहां हमने डच और जापान के केस में देखा जब ताइवान शुगर केन की एक्सपोर्ट में वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में शामिल था। फिर ताइवान धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुक किया। ताइवान में एक डिसएडवांटेज था लैंड और लैक ऑफ रिसोर्सेज की। एक छोटे से आइलैंड पे आप कितना ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में जब इकोनॉमिक बूम आया तब ताइवान में भी छोटे छोटे एमएसएमईज बने और जापान के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। ताइवान का मेन फोकस था लो लैंड रिक्वायरमेंट और हाई आउटपुट प्रोडक्ट्स पे, जैसे चिप, मदरबोर्ड, डिस्प्ले एक्सेट्रा। इनफैक्ट TSMC जो 1987 में फॉर्म हुई थी, आज वो वर्ल्ड की 60% चिप अकेले सप्लाई करती है। सन 2000 आते आते जापान की इकोनॉमी स्लो हो गई थी, पर उस समय चाइना का इकोनॉमिक राइज हो रहा था। ताइवान के कंपनीज के पास पैसा आ चुका था और वो अब इन पैसों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चाइना में अपने प्लांट खोले और अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पे बेचा। ताइवान और चाइना के बीच का ये रिलेशन देख के केएमटी पार्टी ने 2008 में ताइवान और चाइना के बीच का डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करवाया था। इस ग्राफ को देखिए, ये ताइवान के जीडीपी पर कैपिटा इनकम को दिखाता है। कैसे 1820 से 1900 तक ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। फिर आता है जापान, जो कि ताइवान में शुगर केन की फार्मिंग बढ़ाता है और वर्ल्ड वॉर 2 में ताइवान जापान के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है, इसीलिए काफी मिलिट्री कंस्ट्रक्शन भी हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा सा डिप आया। 1950 के बाद जो ग्राफ उठा वो अनबिलीवेबल है और इसका श्रेय सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि ताइवान के एजुकेशन सिस्टम को भी जाता है। 2021 में गवर्नमेंट ने 33.2 बिलियन यानी अपने जीडीपी का 5% एजुकेशन पे खर्च किए। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडियन गवर्नमेंट 14.3 बिलियन खर्च किए, जो कि 2% से भी कम है और इसी वजह से आज ताइवान की लिटरेसी रेट 98% है और ताइवान के कंपनीज यानी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, TSMC आज मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया ताइवान से क्या सीख सकता है। जो डिसएडवांटेज ताइवान के पास थे यानी लैंड और लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो इंडिया के एडवांटेज हैं और इंडिया का लोकेशन भी काफी क्रूशियल है, जहाँ से यूरोप, एशिया, अफ्रीका सेम डिस्टेंस पे हैं। अब अगर थोड़ा सा पुश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिले तो नो डाउट जैसे 1950 से 2021 तक ताइवान का ग्राफ बढ़ा, वैसे ही 2020 से 2070 तक इंडिया का ग्राफ भी बढ़ेगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।